नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका ने फिर की ईरान पर बमबारी। तेहरान का हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिका के जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। ईरान अमेरिका संघर्ष, गुजरात का जहाज डूबा, एक भारतीय की मौत, 17 क्रू मेंबर्स बचाए गए। चीन ने पहली बार कबूला कि ऑपरेशन सिंदूर में की थी पाकिस्तान की तकनीकी मदद। ट्रंप के चीनी दौरे से पहले ताइवान का बड़ा कदम, $25 अरब के अमेरिकी हथियार सौदे को मिली मंजूरी। इंडिया गठबंधन में बड़ी दरार, डीएमके और कांग्रेस का दशकों पुराना साथ टूटा। लोकसभा में भी बदल जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम एशिया में युद्ध की आग अब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई तक पहुंच गई है। यूएई ने दावा किया है कि ईरान ने उसके खिलाफ 2 बैलिस्टिक मिसाइलें और 3 आत्मघाती ड्रोन दागे, जिन्हें हवा में ही मार गिराया गया। इस हमले में 3 लोग घायल हुए हैं, जिससे एक क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष और तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है, जिसके जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिकी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस तनाव का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और समुद्री व्यापार पर पड़ रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में करीब 1500 जहाज फंसे हुए हैं, जिससे तेल और गैस की सप्लाई चेन बाधित है। भारत भी इस स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है और वहां फंसे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। कूटनीतिक स्तर पर 30 दिनों के अस्थायी संघर्ष विराम की चर्चाएं तो हो रही है, लेकिन धरातल पर मिसाइल हमलों और प्रतिबंधों का सिलसिला लगातार जारी है। पश्चिम एशिया के हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान और अमेरिकी नौसेना के बीच हुई भीषण गोलाबारी में गुजरात का एक मालवाहक जहाज डूब गया है। ये घटना उस समय हुई जब द्वारका जिले के सराया का ये जहाज दुबई से सामान लेकर यमन के मुकाला बंदरगाह की ओर जा रहा था। क्रॉस फायरिंग की चपेट में आने से जहाज के इंजन रूम में तैनात भारतीय नागरिक अल्ताफ तालब केर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जहाज में सवार अन्य 17 क्रू मेंबरों को पास से गुजर रहे एक अन्य भारतीय जहाज ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इंडियन सेलिंग वेल्सल एसोसिएशन के अनुसार यह हादसा 7 मई की सुबह करीब 1 बजे हुआ। गोलीबारी के कारण जहाज में पानी भरने लगा और वो समुद्र में डूब गया। बचाए गए सभी सदस्य दुबई पोर्ट पहुंच चुके हैं। चीन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने पाकिस्तानी वायुसेना को सीधी तकनीकी सहायता दी थी। चीनी सरकारी मीडिया के माध्यम से सामने आए बयानों में चीन के शीर्ष इंजीनियरों ने खुलासा किया है कि युद्ध के दौरान चीनी विशेषज्ञ मौके पर मौजूद थे ताकि वे अपने लड़ाकू विमानों की युद्ध क्षमता को सुनिश्चित कर सकें। इस खुलासे का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा J-10CE लड़ाकू विमान का प्रदर्शन है। चीनी इंजीनियरों का दावा है कि इस युद्ध के दौरान चीन निर्मित J-10CE ने भारत के कम से कम एक फ्रांसीसी निर्मित राफेल लड़ाकू विमान को मार गिराया था। चीनी इंजीनियर झांग हेंग और दूजा ने बताया कि 50 डिग्री सेल्सियस के भीषण तापमान और हवाई हमलों के सायरन के बीच उनकी टीम ने पाकिस्तानी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। ये पहली बार है जब चीन ने किसी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में अपने विमानों की सक्रिय भागीदारी और उसके प्रदर्शन की पुष्टि की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीजिंग दौरे और शी जिनपिंग के साथ होने वाले शिखर वार्ता से ठीक पहले ताइवान ने रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ताइवान की संसद ने महीनों की राजनीतिक खींचतान के बाद शुक्रवार को लगभग $25 अरब के रक्षा व्यय विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस भारी भरकम राशि का मुख्य उद्देश्य अमेरिका से आधुनिक हथियार खरीद कर ताइवान की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका को ताइवान को हथियार भेजने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है। ताइवान की संसद में विपक्षी दलों कुओमिंतांग और ताइवान पीपल्स पार्टी के बीच लंबी बहस के बाद ये विधेयक पारित हुआ। हालांकि राष्ट्रपति लाई चिंगते की सरकार ने इसे सबसे बड़े बजट का प्रस्ताव रखा था, लेकिन विपक्ष ने फिलहाल इसे $25 अरब तक सीमित रखा है।
चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ऐसे में इस सौदे से बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच तनाव और गहराने की आशंका है। तमिलनाडु की राजनीति में आए भूचाल का असर अब देश की संसद में भी देखने को मिल रहा है। एक्टर विजय की पार्टी टीवीके को कांग्रेस द्वारा समर्थन दिए जाने से नाराज द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म यानी डीएमके ने कांग्रेस के साथ अपना दशकों पुराना गठबंधन खत्म कर लिया है। इस फैसले के बाद डीएमके ने स्पष्ट किया है कि उसके सांसद अब लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों के साथ नहीं बैठेंगे। डीएमके सांसद कानिमोझी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में सीटिंग अरेंजमेंट बदलने की आधिकारिक मांग की है। 22 सांसदों वाली डीएमके फिलहाल सदन में चौथी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। डीएमके नेताओं ने कांग्रेस पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाते हुए कहा कि गठबंधन के बिना कांग्रेस राज्य में एक भी सीट नहीं जीत पाती। वहीं विपक्षी एकता में आई इस दरार पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि वे मुश्किल समय में साथ छोड़ने वालों में से नहीं है। इस अलगाव से विपक्षी खेमे की एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।